गुड इवनिंग गाइस। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने घर पे आराम से बैठे होंगे। वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो घर में ही रहना कंफर्टेबल भी है और सेफ भी। आज का जो टॉपिक है हमारे वीडियो का वो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर ये कहें कि फिजिकल केमिस्ट्री की स्पेक्ट्रोस्कोपी ब्रांच का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअली मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बहुत सारे पार्ट होते हैं, हम जानते हैं ये बात। जैसे कि हमने रोटेशन, वाइब्रेशन, ट्रांसलेशनल से शुरू किया होता है और फिर हम इससे पहले वाइब्रेशन और ट्रांसलेशन वाले कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी ये एक्सपेक्टेशन है इस सिचुएशन के, क्योंकि मैंने किसी सिचुएशन के तहत आकर के ये वीडियो बनाने का डिसाइड किया है। तो मैं फ़िलहाल ये उम्मीद कर रही हूँ कि आपको इसके लिए जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बेसिक्स आते होंगे एटलीस्ट, जैसे कि थोड़ा बहुत क्वांटम और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आज हमें शुरू करनी है और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और थोड़ा बड़ा टॉपिक भी है। तो इसके एटलीस्ट आज कोशिश करेंगे कि ये क्या दो एटलीस्ट सब टॉपिक्स कवर हो जाए। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के ब्रांच का कुछ ना कुछ लेना देना तो इलेक्ट्रॉन से है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लेवल से है। हम अगर एटम्स की स्टडी पे ध्यान दे तो इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डिस्कवरी में भी काफ़ी टाइम लगा था। और एक इलेक्ट्रॉन जो चीज़ है अपने आप में ही वो एक बहुत बड़ा मीन्स कि आप एक तरह से अगर सोचें तो क्वांटम एक ऐसा ब्रांच है जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ घूम रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने आप में ही एक बहुत डीप कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में बातें और डिस्कशंस वगैरह साइंटिस्ट के डोमेन में चल रही हैं। तो अब चूंकि हमें इलेक्ट्रॉन्स के लेवल पर स्पेक्ट्रोस्कोपी का ब्रांच डिस्कस करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उठकर आती है वो ये है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स स्पेक्ट्रम। हम कहीं ना कहीं इस बारे में चर्चा करने वाले हैं कि कोई स्पेक्ट्रम हमें मिलने वाला है। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम जो मिलता है वो उसके लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है हमारे पास एनर्जी और ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्प्शन या एमिशन। जो इलेक्ट्रॉन के एब्जॉर्प्शन या एमिशंस होंगे वो ऑफकोर्स एनर्जी की वजह से होंगे। तो जो चीज़ यहाँ पर एनर्जी की वजह से होंगे, तो हम एक चीज़ तो जानते ही हैं कि इससे मीन्स कि अगर जो इसको एनर्जी का रेंज चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर कुछ हो सके, उसके लिए हमें एटलीस्ट 2.5 × 10⁴ सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में, यानी कि इस रेंज में हमें ये हमारा वेव नंबर है, इस रेंज में हमें चाहिए कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी देख पाएंगे। जबकि इसके बजाय रोटेशन में 10⁻02 10⁻1, वाइब्रेशन में 10⁻2 to 10⁻3 समथिंग लाइक ऐसा चलता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा है रोटेशन से तो या वाइब्रेशन से। तो इससे जो कंक्लूजन निकलता है, यानी कि मैंने जो चीज़ बताई है वो एक तरफ तो ये चीज़ आती है, काम आती है बॉर्न ओपेनहेमर अप्रोक्सीमेशन में, जो कि अपने आप में बॉर्न ओपेनहेमर अप्रोक्सीमेशन जो है वो कहीं ना कहीं फ्रैंक कॉर्डोन प्रिंसिपल से जाकर मिल जाता है, जो कि अभी हमारा एक टॉपिक होने वाला है इसमें। दूसरी चीज़ जो मैंने ये अभी बताई है आपको, वो इसलिए बताई है ताकि मैं ये कह सकूं कि देखिए सीधी सी बात है कि अगर मैं कहूँ कि कोई बच्चा है जिसे 2 टॉफ़ी मिलती है तो वो 1 किलोमीटर के मीन्स 100 मीटर के रेंज में किसी शॉप पे आपके लिए काम करने को तैयार है। ठीक है, एक बच्चा है जो 2 टॉफ़ी लेकर के 100 मीटर के रेंज में आपका काम करने को तैयार है। उसी को अगर आप 4 टॉफ़ी दें तो वो 200 मीटर के रेंज में जाने को तैयार है। उसी तरह 6 दें तो 600 मीटर के रेंज में जाने को तैयार है। तो अब एक बात बताइए कि आपने जब 2 टॉफ़ी दी तो वो 100 के रेंज में काम करेगा। अगर मैं उसे 6 टॉफ़ी दे दूं तो वो 100 के रेंज का भी काम करेगा, 200 के रेंज का भी काम करेगा और 400 के भी रेंज का काम करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी दिख रही है या फिर इलेक्ट्रॉन के लेवल पर मूवमेंट दिखाई दे रही है, वहां पर ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन और रोटेशन तो कंपल्सरी ही हो जाता है ना। यानी कि रोटेशन और वाइब्रेशन तो हमने पहले ही सिलेक्शन रूल में पढ़ लिया है कि कैसे ये डाइपोल, कैसे मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट का होना जरूरी है, कहाँ चेंज इन द डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, तो वाइब्रेशन या रोटेशन हमें दिखाई देता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक दिख रहा है किसी में तो यहाँ पर ये दोनों तो पक्का ही दिखेंगे,
इरिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि वहां डाइपोल चेंज या डाइपोल मोमेंट का कोई चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक में वाइब्रेशन और रोटेशन तो ऑटोमेटिक इन्वॉल्व होंगे, यानी कि अगर मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे बात चल रही है तो वाइब्रेशन और रोटेशन स्पेक्ट्रा तो मुझे दिख ही रहा होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, मैंने ये ब्रीफ इंट्रो दिया है और मेरी कोशिश ये है कि मैं इस वीडियो को प्रिसाइज रखूं। तो जो चीज है मीन्स वाइब्रेशन रोटेशन हमें दिख रही है, ठीक है, ओके, यहाँ तक तो ठीक था। अब बात कर लेते हैं बॉर्न-ओपेनहैमर अप्रोक्सीमेशन की, जो कि बहुत डिटेल में नहीं, मीन्स कि ऊपर ऊपर से चीजें देख लेते हैं कि क्या होती है। ठीक है, अब देखो बॉर्न-ओपेनहैमर अप्रोक्सीमेशन पढ़ने के लिए बॉर्न-ओपेनहैमर अप्रोक्सीमेशन पढ़ने के लिए कुछ चीजें या कुछ हिदायतों की जरूरत है, कि जैसे कि हम किस किस एनर्जी की बात कर लेते हैं। एक ट्रांसलेशनल एनर्जी की बात कर लेते हैं, एक रोटेशनल एनर्जी की बात कर लेते हैं, एक वाइब्रेशनल एनर्जी की बात कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की बात कर लेते हैं, एक हम इलेक्ट्रॉनिक स्पिन की बात कर लेते हैं। ठीक है, और एक न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन या फिर स्पिन एनर्जी। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें होती किस वजह से है? तो बॉर्न-ओपेनहैमर अप्रोक्सीमेशन में हम बेसिकली कुछ एनर्जीज को देख लेते हैं पहले, इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले। ट्रांसलेशन एनर्जी किस वजह से होती है, ये हमें ऑटोमेटिक पता है कि ट्रांसलेशन एनर्जी तब होती है जब मेरे पास यहाँ पड़ा मॉलिक्यूल इस पोजीशन पर आ जाए, यानी ये यहाँ से उठकर यहाँ आ जाए। फर्स्ट पोजीशन से सेकेंड पोजीशन पर जब पूरा का पूरा मॉलिक्यूल उठ करके आ जाता है तो हम उसे ट्रांसलेशनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, वहीं यानी कि यहां पर मैं ये कह सकती हूं इन शॉर्ट कि ये क्या है, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इन होल। ठीक है, यानी फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर किसी भी इनिशियल से फाइनल पोजीशन पर पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही उठ करके आ गया, तो वो जो हुआ है वो ट्रांसलेशनल एनर्जी की वजह से हुआ है। रोटेशन एनर्जी की बात करूं तो ये है रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल अबाउट एन एक्सिस। सिंपल कि किसी एक्सिस पे जो मॉलिक्यूल का रोटेशन होगा वो रोटेशन एनर्जी की वजह से होगा। ठीक है, ये चीज हमें यहां से पता चल रही है। वाइब्रेशन एनर्जी की बात करूं तो वाइब्रेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि अगर ये अगर दो एटम्स हैं मॉलिक्यूल के, मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर रही हो, तो ये वाइब्रेट करें, मतलब ये यहाँ थे, यहाँ वाइब्रेट, यहाँ इस तरीके से वाइब्रेशन हो रहा है यहाँ पे। मीन्स की जैसे हम पेंडुलम होता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ गया, इसी तरीके से हमने क्या किया, मतलब हमने ये माना कि डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पर है, मतलब इसका जो ओरिजिनल है वो ये चीज है। अब ये क्या होगा कि एक बार यहाँ वाइब्रेट करेगा, इस तरह से मूव करेगा, फिर ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो वाइब्रेशन होती है मॉलिक्यूल्स में वो वाइब्रेशन एनर्जी की वजह से होती है, यानी कि पीरियोडिक मोशन जो हो रहा है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के एटम्स का वो वाइब्रेशन एनर्जी की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की बात करूं, मैं यहां लिख देती हूं, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की बात करूं तो ये क्या है, एक तो काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं उसमें, यानी किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के, यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, और साथ में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद स्पिन एनर्जी जो आती है वो है हमारी न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से, या फिर यूं कहें कि स्पिन एनर्जी की वजह से न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन स्पिन हो रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो हमारी हो रही है मोशन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि ये जो है ट्रांसलेशन एनर्जी, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल
होल में रोटेशन एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ये टोटल 6 एनर्जीज जो हैं, ये टोटल एनर्जीज हम देखते हैं किसी हर मतलब की ये सारी की सारी एनर्जी जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब बात ये हुई कि जब मैं टोटल एनर्जी की बात करूं, यानी कि अगर मैं कहूं कि टोटल एनर्जी है तो वो इन सब का सम होगा। ठीक है, ये इन सब का सम होगा, जिसमें कि स्पिन एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी तो बहुत ही छोटी है। ठीक है, इसे तो हम मतलब कि स्पिन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की तो फिलहाल हम न्यूक्लियर एनर्जी की तो हम फिलहाल बात कर नहीं रहे। ठीक है, अब बच गई क्या ये चारों। इन चारों में भी क्या होता है, मैं बॉर्न ओपन नंबर अप्रोक्सीमेशन को बहुत शॉर्ट में ले जा रही हूँ, बिकॉज ये हमें आई थिंक कि क्वांटम या फिर मतलब शुरुआत में ही कराते हैं आई थिंक सो। ठीक है, तो ट्रांसलेशन एनर्जी, रोटेशनल, वाइब्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक, अब ये बच गई ये चारों के चारों हमारे पास। ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि मैंने आपको जिस तरह से जैसे भी बताया था कि ये जो है वो क्या 10⁴ की रेंज में चला जाता है, ये 10⁵ 2 के रेंज में आ जाता है। रोटेशन एनर्जी, ट्रांसलेशन एनर्जी को हम इग्नोर ही कर देते हैं क्योंकि ये बहुत कम होता है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा कम होता है ट्रांसलेशन एनर्जी, इस वजह से हम इन्हें हटाकर, तो यानी कि मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ, अगर मैं पॉइंट पे आ जाऊं, मीन्स की ये तो था जस्ट एक इलेबोरेट डिस्कशन था, अगर मैं पॉइंट पर आ जाऊं तो मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पर क्या बोला मैंने, ट्रांसलेशन एनर्जी जो है वो बहुत छोटा है, उसके बाद है आपके पास रोटेशनल एनर्जी, फिर वाइब्रेशनल एनर्जी, फिर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। तो हमने क्या किया, इसे इग्नोर कर दिया। अब बात आई, अब क्या है, टोटल एनर्जी जो है मेरे पास वो किस तरीके से आ गई, इन तीनों का सम ER प्लस EV प्लस E। ठीक है, अब देखो, लेकिन जब हम बात इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की करते हैं ना तो हम रोटेशन को भी भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। मीन्स की होता क्या है कि हम ये पढ़ेंगे आगे कि इसकी तो रोटेशन की वजह से तो फाइन स्पेक्ट्रा मिलता है और वाइब्रेशन की वजह से कोर्स, यानी फिर भी हम मतलब कि आप ये कह सकते हो कि फाइन का अपोजिट, मीन्स कि कहीं ना कहीं एक क्राउडी सा आपको स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, आप उसे स्टडी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन रोटेशन का काफी फाइन होता है, फाइन लाइंस आती है, तो इसके रीजन वही है, आप अगर फिर से इनके वेव नंबर्स को कंपेयर करो तो ये काफी छोटा हो जाता है। तो देखो, अब सीधी सी बात है कि एक इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि अगर मैं लेवल में बात करूं तो हम ये लेवल्स में पहले भी पढ़ चुके हैं कि सपोज इस ऑर्डर में एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरीके से कंटिन्यू होगा। ठीक है, मैं कहना ये चाहती हूं कि कैसे, अब देखो ये तो क्या है आपका ग्राउंड, यानी कि ये ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, यानी ग्राउंड लेवल पे जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की जो आप बात करते हो वो ये है। उसके बाद ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा, इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे, सेकंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट्स आते रहेंगे मॉलिक्यूल के। ठीक है, ये जो होगा ये क्या होगा आपका एक रोटेशन होगा, और ये वाला वाइब्रेशन, यानी ये रोटेशन और ये वाला वाइब्रेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इलेक्ट्रॉनिक इसकी बात कर रही हूँ तो वाइब्रेशन ऑटोमेटिक होगा और साथ में रोटेशन भी होगा। लेकिन चूंकि हमने देखा कि कहाँ ये 10⁴ से 5 के रेंज में जा रहा था और कहाँ पर रोटेशन 10⁻0 से 1 के रेंज में आ रहा था, तो हमने क्या किया, ये कंक्लूजन निकाला कि भाई अगर मुझे जरूरत पड़ी कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को पढ़ना है तो और साथ में मैं रोटेशन को पढ़ने की अगर ख्वाहिश जाहिर करूं तो मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट या प्रिसाइज मेथड की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हमने यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन लगाया और इसे भी उड़ा दिया। इसके बाद हमारे पास जो टोटल एनर्जी आया वो आया EV प्लस E। इसको अगर वेव फंक्शन के फॉर्म में लिखूं तो ये आता है आपका ठीक है, इस तरीके से। ये है इंट्रो। अभी तक जितनी भी चीज बताई उसे अगर रिकैप करूं तो बस सीधी सी बात ये है
कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में वाइब्रेशन और रोटेशन साथ में होंगे ही होंगे, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन रोटेशन के फाइन लाइंस मिलेंगी और वाइब्रेशन के कोर्स बैंड्स मिलेंगे। इसी वजह से हम जब एनर्जी और वेव नंबर को कंपेयर करते हैं किसके, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी और रोटेशन एनर्जी को, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमें रोटेशन एनर्जी को इग्नोर करना पड़ेगा। बिकॉज अगर मैं रोटेशन के लाइंस को और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की लाइन को पढ़ने की कोशिश करूंगी एक साथ, तो मुझे एक बहुत ही प्रिसाइज और एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, जो कि बहुत मींस कह सकते हो आपकी बहुत बारीक चीजों को देख सके। मींस आप मेरी बात अगर समझ पा रहे हो तो वो इसको स्टडी नहीं कर पाएगा अगर वो इसको स्टडी करने लगेगा इन जनरल केसेस, ठीक है। तो इस वजह से हम बॉर्न-ओपेनहेमर अप्रोक्सीमेशन के रूल के तहत इसको हटा देते हैं, ठीक है, और हमारे पास ये जो अप्रोक्सीमेट एनर्जी आती है वो ये आ जाती है, ठीक है। तो अभी हमने ये जो देखा ये था इसका कंक्लूजन। एक चीज और है जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल को जाकर के मिल जाती है वो ये है कि बॉर्न-ओपेनहेमर अप्रोक्सीमेशन ने जो ये चीज निकाली थी ना, उसने कुछ आप ये कह सकते हैं कि कुछ अप्रोक्सीमेशंस ली या फिर कुछ मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स को, लॉजिक्स को उसने इस बात को ध्यान में रख करके ये निकाला। उसमें से कुछ एक दो ये थे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का जो मास है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। मीन्स मास और स्पीड अगर मैं इलेक्ट्रॉन का कंपेयर करूं मास और स्पीड ऑफ न्यूक्लियस से तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंट आता है। इसी वजह से उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन के मोशन और न्यूक्लियस के मोशन को आप आराम से मैकेनिकली सेपरेट कर सकते हो। ये बात फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल ने कैसे पकड़ी या फिर वहां इससे हम कैसे रिलेट करते हैं वो हम अभी पढ़ते हैं फ्रैंक कॉर्डन में, ठीक है। अब चूंकि फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल क्या है उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स बताऊं या फिर कुछ चीजें आपके मतलब आपको सोचने पर मजबूर करने वाली बात है कि अब मैंने आपसे कहा था कि वाइब्रेशन की कुछ चीजें आपको आनी चाहिए। तो वो ये थी कि जैसे हमें अगर मैं कहूँ मैं प्लॉट कर रही हूँ यहाँ पर एक्स एक्सिस पर यहाँ मैंने प्लॉट किया है इंटर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंसेस और यहाँ पर हमने प्लॉट किया है एनर्जी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि मैं अगर ये कहूँ सपोज करो कि अगर ये कहें हम जब हम एनहार्मोनिक ऑसिलेटर का मोड्स डायग्राम बनाते हैं मींस कि कुछ इस तरीके से बनाते हैं तो ये क्या चीज होती है मेरे पास, ये चीज होती है मेरे पास ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस होता है मेरे पास जिसे आप इक्विलिब्रियम डिस्टेंस भी कहते हो, ठीक है। उसी तरीके से आगे और वाइब्रेशन लेवल्स होती है, ठीक है। अब यहां पर कुछ हो सकता है, देखो जैसे कि अब मैंने आपसे क्या कहा कि वाइब्रेशन तो हो ही रहा था और साथ में अब हमें क्या कराना है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट भी कराना है, ठीक है। यानी कि वाइब्रेशन हो रहा है यानी कि v इज इक्वल्स टू 0, v इज इक्वल्स टू 1 एंड सो ऑन, ठीक है। ये वाइब्रेशंस हो रही हैं साथ में मुझे इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट भी कराना है। तो कहने का मतलब क्या कि ये तो क्या है ग्राउंड लेवल का यानी कि ग्राउंड स्टेट का ये मेरे पास मोड्स डायग्राम है, ठीक है। अब एक केस ये भी बन सकता है कि वाइब्रेशन होती रहे और वाइब्रेशन तो हो ही रही है साथ में इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन भी हो। अब जो एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन जाए तो उनका जो बीच का डिस्टेंस है इंटरन्यूक्लियर जो डिस्टेंस है इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। यानी कि यहाँ पे क्या है, मैंने क्या कहा था, ये क्या है वो आर है, डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा, इसको कम करने की बात करी है मैंने, मीन्स की वाइब्रेशन के साथ साथ अब क्या, देखो वैसे जनरली अगर मैं आप खुद सोचो तो आप ये कह सकते हो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये बस एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो हमने मानी है, ठीक है। हमने ये माना है बस कि अब इलेक्ट्रॉन तो एक्साइट हो ही लेकिन साथ में इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कम हो जाए, ठीक है। यानी कि कुछ इस तरीके से,
क्या होगा, अब एक चीज और ध्यान रखना कि हमेशा जो ट्रांसफर होता है, ट्रांजिशन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के यहां से ही होता है, ठीक है। हमने क्या कहा है, कम करने की बात करी है, तो हम अब क्या करेंगे, ठीक है। गिव मी जस्ट 2 मिनट्स। ठीक है, अब यहां पर हमने V, इसको मैं मान लेती हूँ ये एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मोर्स डायग्राम है, ठीक है। ये है V डैश इज इक्वल्स टू 0, V डैश इज इक्वल्स टू 1, V डैश इज इक्वल्स टू 2, ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे कि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी होती है वो इसमें, अब देखो कहने का मतलब क्या है, मैंने क्यों कहा कि हमेशा जो ट्रांजिशन होगा वो V इक्वल्स टू 0 से होगा, वो ये है कि ज्यादा टाइम पर जो फ्रैंक कॉर्डन फैक्टर्स होते हैं उसके तहत भी हमेशा ट्रांसफर V इक्वल्स टू 0 से होता है। अब कहने का मतलब ये है कि फिर क्वेश्चन ये उठता है कि यहां से ही क्यों होगा, मींस यहां से साइड से भी हो सकता है कुछ ऐसा या फिर ऐसा, पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर मॉलिक्यूल्स इस तरीके से हैं यहाँ पे, तो इनके बीच का जब वाइब्रेशन होगा तो ये ज्यादा टाइम पर कहाँ यही मिलेंगे मुझे, यानी इनकी अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं और इनके बीच में वाइब्रेशन हो रहा है तो ये हमें ज्यादा टाइम पर यही मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सेपरेशन ही कम है। पर जैसे जैसे दूर जाएंगे ऐसे ऐसे इनका ज्यादा टाइम जो होगा वो लास्ट में एक्सट्रीम पोजीशंस पर होगा। ऐसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर पेंडुलम है वो इस तरीके से ऑसिलेट करे तो उसका मैक्सिमम टाइम जो होता है ना वो एक्सट्रीम पर होता है, बिकॉज वो एक्सट्रीम से धीरे धीरे नीचे आता है, ठीक है। तो इस वजह से एक्सट्रीम पर ज्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियस सी बात है, इनकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होगी वो यहाँ पर ज्यादा होगी, ठीक है, यानी साइज स्टार जो होता है वो यहाँ पर ज्यादा होता है। इस वजह से अब ये ऊपर तो यानी कि मैं कह सकती हूँ कि आगे आगे जाकर तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इधर बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल क्योंकि ट्रांजिशन V इक्वल्स टू 0 से ही हो रहा है तो यहां से ही हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराएंगे। तो हम ये देखेंगे कि कहीं यहां V इक्वल्स टू 3, 4, 5 समथिंग इस पर आकर के ये यहां पे आएगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी इंटेंसिटी का प्लॉट होगा वो ऐसे होगा, ठीक है, यानी मुझे यहां पर सबसे ज्यादा इंटेंस पीक दिखाई देगी, ठीक। एक तो ये हो सकता है, मींस की एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन जो होगा वो यहाँ पर इस तरफ कम हो जाए, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में जाकर के जो उनका सेपरेशन है वो कम हो जाए, एक तो ये हो सकता है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि बिल्कुल ही चेंज ना हो। अगर बिल्कुल ही चेंज नहीं होगी तो ऑफकोर्स ये ऐसे बनेगा, और ऐसे बनेगा तो इसमें कहने की कोई बात नहीं है कि ऑब्वियस सी बात है इस तरीके से ट्रांसफर होगा, यानी कि जो बीच वाली पीक होगी वो स्ट्रॉन्ग आएगी, ठीक है। अगर वही ये इस साइड हो जाए, अगर वही ये इस साइड हो जाए तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ये तो क्या होता है, यहाँ तो मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो जाते हैं, मतलब कहने का क्या है कि यहाँ वाइब्रेशन मीन्स कि अगर यहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट हो रही है इस यहाँ तक आते आते जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसोशिएट हो जाएंगे और वो अलग हो जाएंगे, यानी जहाँ ये ए बी था यहाँ करके वो A+B बन जाएगा। तो इसका मतलब अब देखो, अगर इस डायग्राम पे आप ध्यान दो तो इसका मतलब मैं जो कह रही हूँ वो यही है ना कि ये यहाँ से V इक्वल्स टू 0 से V इक्वल्स टू 7 समथिंग, V डैश इक्वल्स टू 7 8 जहां भी गया ये डिसोशिएशन एनर्जी के ऊपर है, यानी कि यहां से यहां होते ही बॉन्ड टूट गया, ठीक है। ये 3 पॉसिबिलिटी होने, एक सेकेंड, इसका जो वो बनेगा प्लॉट बनेगा वो हम ऐसे कह सकते हैं कि वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। अब देखो मैंने 3 पॉसिबिलिटी, मतलब 3 पॉसिबिलिटी नहीं, ये जस्ट हमारा एक 3 हाइपोथेटिकल सिचुएशंस थी जो हमने एक एज्यूम करी है, ठीक है। अब होगा क्या
अब हम पॉइंट पर आते हैं, मीन्स फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल पर। उससे पहले बस एक छोटी सी चीज ये बतानी है कि अभी तक मैंने हर जगह ये वर्टिकल लाइंस बनाई है, मीन्स कि जो ट्रांजिशन दिखाया मैंने वो वर्टिकल ही दिखाया है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं मतलब किसी ने ये क्वेश्चन भी उठा सकते ना कि इस तरीके से क्यों नहीं गया। ऐसे स्लांटिंग ट्रांजिशन हम इसलिए नहीं शो कर रहे हैं क्योंकि इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन को चेंज कर देते हैं, पर वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर वर्टिकल ट्रांजिशन ही शो करेंगे। ठीक है, अब बात आती है फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल की। अब ये तीन जो सिचुएशन मैंने, तीन जो एजम्पशन बताई है, तो वो जनरल एजम्पशंस थी जो कोई भी गेस करेगा ये पता लगाने के लिए कि भाई आखिर हो क्या रहा है, मीन्स ट्रांजिशन होने के बाद इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन में फर्क क्या पड़ रहा है, वाइब्रेशन पे फर्क क्या पड़ रहा है। तो उन सब चीजों को शॉर्ट आउट करने के लिए ही फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल आया, और जिसने हमें ये कहा कि भाई ये वाइब्रेशन तो हो रहा था, मीन्स ये जो वाइब्रेशन हो रहा था ये तो जब तक वाइब्रेट हुआ तब तक में इलेक्ट्रॉन जो है वो, मतलब इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन शो किया और वो ऊपर जाके नीचे आ भी गया इतनी देर में। मीन्स कहने का मतलब मेरा ये है कि मॉलिक्यूल तो आराम आराम से वाइब्रेट हो ही रहा था इतनी देर में, कब कब में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ वो ऊपर वाली एक्साइटेड स्टेट पे गया और आ गया, इसको पता ही नहीं चला। मीन्स कि इन शॉर्ट इतने कम टाइम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है कि वाइब्रेशन या फिर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है, यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ना तो कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है। ठीक है, मीन्स की वाइब्रेशन को पता ही नहीं चल रहा कि कब कब में इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा हायर लेवल पे गया और वो वापस आ गया। ठीक, अब बात कर लेते हैं डिसोसिएशन एनर्जी की, जिसमें मुझे आपको एक बस डायग्राम समझाना है और एक दो इक्वेशंस है। अब हमें पढ़ना है डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी जो है, अब ऑब्वियस सी बात है कि डिसोसिएशन एनर्जी अगर पढ़ना है तो मुझे वो तीसरा केस कंसीडर करना पड़ेगा जो जिसमें हमने ये देखा कि जब v इज इक्वल्स टू 0 से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, यानी ये वाली जो लाइन जा रही है, v इज इक्वल्स टू 0 से जब ट्रांजिशन होगा तो वो इस लेवल पर पहुंच जाता है, और इस लेवल पर पहुंचने का मतलब है कि एकदम से इलेक्ट्रॉन जो है वो उस इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पर जाते जाते मॉलिक्यूल टूट गया, यानी कि कहाँ ए बी मॉलिक्यूल था वो अब ए प्लस बी बन चुका है। यानी अब समझ में आया आपको, मीन्स एक्साइटेड स्टेट में जाते ही क्या हुआ है, मॉलिक्यूल टूट गया। तो इस केस को कंसीडर करेंगे हम, तभी डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में बात कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें जो समझनी है वो ये है कि ये है हमारा ग्राउंड स्टेट, मीन्स ये जो भी ये है ये सारा क्या है, ग्राउंड स्टेट, और ये है हमारा एक्साइटेड स्टेट। इसे मैंने 0 से डिनोट किया है और इसे डैश से हर जगह। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया ट्रांजिशन लाइन, यहाँ पर डिसोसिएशन एनर्जी है, ये डिसोसिएशन लिमिट है, यानी इसके ऊपर जाते ही डिसोसिएशन हो गया मॉलिक्यूल का, इसे मैंने डीएल कहा, यानी कि डिसोसिएशन लिमिट कहा। डिसोसिएशन लिमिट की एनर्जी को ये एप्सिलॉन डीएल कहा। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक का जो ये वाली जो चीज है ये, इसे मैंने एप्सिलॉन डीएल कहा। ठीक है, वहीं अब देखो ये क्या है, D0, यानी कि ये क्या है, डिसोसिएशन ऑफ ग्राउंड स्टेट, यानी कि ग्राउंड स्टेट में जो डिसोसिएशन होगा वो उसको मैंने D0 से डिनोट किया, और जहां पर ये 0 डैश यानी कि एक्साइटेड स्टेट की जब बात करें तो उसे D0 डैश कहा। ठीक है, अब ये D0 है, ये मेरे पास D0 डैश है, ये है v इज इक्वल्स टू 0 से v डैश इज इक्वल्स टू 0, यानी यहां से यहां तक की अगर ट्रांजिशन होती तो उसे मैंने एप्सिलॉन 0 से 0 डैश कहा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। इसके बाद ये अब एक चीज देखो, हम ये चीज कह सकते हैं कि एप्सिलॉन dl, अच्छा इससे पहले ये देख लेते हैं, ये जो इंटेंसिटी का प्लॉट है ये बताता है हमें कि ये वाली जो पीक है ये तो ये वाली पीक है, मीन्स की 0 से ये जो डिसोसिएशन लिमिट तक पहुंच गया है जो हमारा ट्रांजिशन, उसको ये शो करा। उसके बाद इस साइड तो हमें मिलती है लाइंस, इस साइड हमें कंटिन्यूम मिलता है। कंटिन्यूम क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पहुंचने के बाद, यानी कि इस जगह के बाद
जो एटम्स होते हैं वो इस तरीके से मतलब वो डिसोशिएट होने के बाद फ्री हो जाते हैं कि वो अब किसी भी काइनेटिक एनर्जी के रेंज में जा सकते हैं, वो कहीं भी मूव कर सकते हैं, इसलिए हमें कंटिन्यूअम मिलता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, एप्सिलॉन 0 से 0 डैश यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है उसे बैंड ऑरिजिन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक चीज देखो कि अगर मैं ये कहूँ एप्सिलॉन DL इज इक्वल्स टू, यानी ये चीज जो है वो क्या है मेरे पास, एप्सिलॉन 0 से 0 डैश प्लस D0 डैश, यानी कि एप्सिलॉन 0 से 0 डैश प्लस D0 डैश। तो मैं गलत नहीं हूँ। अच्छा अब यहाँ देखो इस वाली चीज से, यानी ये ये क्या है मेरे पास, D डिसोसिएशन लिमिट ग्राउंड स्टेट की, और ये डिसोसिएशन लिमिट ऑफ एक्साइटेड स्टेट यानी DL डैश एक तरह से, तो इनके बीच की जो एनर्जी है उसे एप्सिलॉन EX कहा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास एप्सिलॉन DL जो है मैंने पहले बता दिया एप्सिलॉन 0 से 0 डैश प्लस D0 डैश है। इस एप्सिलॉन 0 से 0 डैश को, यानी कि ये चीज ये भी यही है, ये एप्सिलॉन 0 से 0 डैश ये है, एप्सिलॉन 0 से 0 ये है। ठीक है, इसे एप्सिलॉन 0 से 0 प्लस में D0, इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अब एप्सिलॉन 0 से, अब मैंने यहाँ पर ले लिया एप्सिलॉन DL इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 0 प्लस D0। ठीक है, एप्सिलॉन 0 0 को एप्सिलॉन EX लिख सकते हैं, ये चीज और ये चीज सेम, एप्सिलॉन EX प्लस DO। ठीक है, अब देखो D0 तो थर्मोकेमिकली और ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जा सकता है, लेकिन एप्सिलॉन DL नहीं निकाला जा सकता। लेकिन अगर हमें ये दोनों पता हो तो हम एप्सिलॉन DL निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो यहाँ तक है जब हमें D0 और EX मिल गया। लेकिन अगर इनके दूसरे केसेस की बात करूं जहां पर कोई क्लियरिटी नहीं है, हमें DL नहीं, हमें ये नहीं पता होगा, तो हमें इसको कैसे निकालना है वो अब हम देख लेते हैं। अब हमारे पास मैंने ये कहा कि जब यहाँ पे हमें D0 गिवन होगा तो हम DL निकाल लेंगे, लेकिन अगर D0 गिवन नहीं हो तो हमें एक नया प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। और उसके लिए क्या है, मैंने इक्वेशन पहले बताई थी, साई इज इक्वल्स टू साई ES इंटू साई V, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की वजह से और वाइब्रेशन की वजह से। इसे जब हम एनर्जी के उसमें लिखेंगे एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ES प्लस एप्सिलॉन V एक सम के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसकी जगह डेल्टा एप्सिलॉन, हमें डेल्टा एप्सिलॉन क्या होता है, किसी दो स्टेट के बीच की जो एनर्जी का गैप, स्पेक्ट्रम लाइंस के बीच का जो गैप है उसे हम डेल्टा एप्सिलॉन बोलते हैं। अब इस डेल्टा एप्सिलॉन को यहाँ समझो, डेल्टा एप्सिलॉन को हम एप्सिलॉन 0 से 0 प्लस एप्सिलॉन EV लिख सकते हैं। एप्सिलॉन EV का मतलब किसी भी वहां पर कोई भी जो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम मिल रहा है हमें उसका। ठीक है, अब वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम की वैल्यू हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं V प्लस, यहाँ पे न्यू बार की जगह कई लोग ओमेगा लिखते हैं, V प्लस हाफ न्यू बार काई E प्लस V प्लस हाफ का होल स्क्वायर काई E न्यू बार V माइनस हाफ न्यू बार V माइनस V प्लस हाफ का होल स्क्वायर काई E न्यू बार V। ठीक है, यहाँ पर अब हमें करना क्या है, हमें 0 से एक बार इसमें सारे V की जगह पर V डैश पुट करना है और उसके बाद उसे वैल्यू को निकाल करके दूसरी जगह हमें यहाँ पर V डैश प्लस 1 पुट करना है। ठीक है, तो हमें ये सब करके मिलेगा, मैं एक बार इस वैल्यू को जो मैंने लिखा है इसे यहाँ पे लिख देती हूँ। ये आपको मिलेगा डेल्टा E इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 0 प्लस V प्लस हाफ न्यू बार काई E प्लस V प्लस हाफ का होल स्क्वायर काई E न्यू बार V माइनस हाफ न्यू बार V, इस न्यू बार को ओमेगा लिख सकते हैं, माइनस न्यू प्लस हाफ का होल स्क्वायर काई E न्यू बार V। अब हमें यहीं पर V की एक बार इस वैल्यू इसमें पुट करना है V डैश,
जब हम बात करें जीरो से वी डैश के ट्रांजिशन की, उसी वक्त जब हम बात करें जीरो से वी डैश प्लस वन ट्रांजिशन की, तो पहले हमने यहाँ पे वी की जगह वी डैश रखा, फिर वी डैश प्लस वन रखा, तो हमारे पास एक वैल्यू निकल करके आएगी डेल्टा एप्सिलॉन की, जो कि होगी न्यू बार वी कॉमन लेके 1 माइनस 2 काई ई न्यू डैश प्लस 1। ठीक है, अब अगर मैं डेल्टा ई और न्यू डैश के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के तहत यहाँ पर मुझे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगी जो कि नेगेटिव स्लोप के साथ होगी। यानी मैं अगर एक एक वैल्यू प्लॉट करूं तो ये कुछ स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर बात ये उठती है कि हम यहाँ पे जो डेल्टा ई निकाल रहे हैं ना, इसे अब आगे एक्स्ट्रापोलेट कर लो। अब यहाँ पे जो हम डेल्टा ई निकाल रहे हैं, या फिर जो अब ये जो ग्राफ का एरिया है ना, ये हमें देगा डी जीरो डैश। ठीक है, डी जीरो डैश हमें ये एरिया देता है, लेकिन अब हमारे पास एक तरीका और है इसको निकालने का, वो होता है आईआर में। ठीक है, आईआर में लेकिन एक प्रॉब्लम है कि हम वहां पर जीरो से फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन तक तो निकाल लेंगे, लेकिन थर्ड ओवरटोन से जो हमें आंसर्स मिलेंगे वो हमें सही नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हमें आंसर सही नहीं मिलेंगे, तो इस वजह से अब हम अगर इसकी बात करें, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इसकी बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक में भी हायर लेवल पर जा करके ना इस इक्वेशन में क्वाड्रेट या फिर ट्रिप यानी कि पावर 3 पावर 4 हमें मिलने लग जाता है, यानी कि वो भी कंट्रीब्यूट करने लग जाता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि अब जब ये वो कंट्रीब्यूट करने लगता है, तो ये जो ग्राफ होता है ये यहाँ से सीधा नहीं, एकदम से डेल्टा ई जो होता है वो फॉल कर जाता है। तो यानी ये जो ग्राफ है वो इस तरीके से स्ट्रेट ना जा करके यहाँ पर फॉल कर जाती है। तो हमें इसलिए ये निकालने के लिए जो हमारे पास ये एरिया है, ये निकालने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता बच जाता है, और वो ये कि हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करें उस ग्राफ को, और जहां पर एक्स एक्सिस को कट करें उस बीच का जो एरिया होगा वही हमारा डी जीरो डैश होगा। अच्छा, यहाँ पे हमें डी जीरो डैश मिला, जो कि पहले भी हमने एक इक्वेशन, मैंने आपको दो इक्वेशन बताई थी कि एप्सिलॉन डी एल इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 0 प्लस डी जीरो डैश। दूसरी तरफ एक चीज और बताई थी कि एप्सिलॉन ई एक्स प्लस डी जीरो। ठीक है, अब यहाँ से डी जीरो डैश की वैल्यू मिल गई, ये हमें मिल जाती है और ये हमें मिल जाती है, तो अब हम ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक इक्वेशन मिलेगी, डी जीरो इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 से 0 प्लस एप्सिलॉन ई एक्स माइनस डी जीरो डैश। ये मुझे एक रिलेशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ से मैं डिसोसिएशन एनर्जी निकाल सकती हूँ। ये था हमारा डिसोसिएशन एनर्जी का ग्राफ, और इसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं, पर अभी आज हमने इतना ही कवर किया है, और ये फिर कॉम्प्लिकेटेड भी है ये टॉपिक, तो इसे आगे कंटिन्यू करेंगे बाद में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, और प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।